प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः स्वागत करता हूं। पूर्व की वीडियो में हमने वैदिक युग में वैदिक साहित्य की चर्चा की थी और वैदिक साहित्य की चर्चा करते हुए हमने इस बात पे चर्चा की थी कि वैदिक साहित्य का जो आधारभूत स्रोत हैं वो हैं वेद, और 4 वेदों के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वैदिक समाज के बारे में। तो वैदिक समाज के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई अभी भी है और पहले भी थी, वह है परिवार। उस समय वैदिक काल में या वैदिक युग में संयुक्त परिवार प्रणाली थी और परिवार में जो है सबसे जो मुखिया होता था या तो वृद्ध व्यक्ति होता था या फिर जो है पिता होता था। तो इस प्रकार से परिवार में जो पिता होता था वह अन्य सदस्यों का ध्यान रखता था, उनके पालन पोषण का ध्यान रखता था और अनुशासन का भी ध्यान रखता था। और अगर कोई सदस्य पिता का कहना नहीं मानता था तो पिता उसे कठोर सजा भी दे सकता था, हालांकि यह एक अपवाद ही माना जा सकता है। तो पिता अपने परिवार का पालन पोषण करता था और उनकी देखरेख करता था और पिता के जो हैं कर्तव्य भी थे तो अधिकार भी थे। तो इस प्रकार से जो परिवार था वो पितृ सत्तात्मक था और परिवार में गोद लेने की प्रथा उस समय विकसित हो चुकी थी। लेकिन गोद लेने के लिए भाई की संतान का होना आवश्यक था, यानी गोद वह व्यक्ति ले सकता था जो अपने भाई की संतान को लेना चाहे। तो इस प्रकार से गोद प्रथा उस समय विकसित हो चुकी थी और परिवार में सभी लोग जो हैं आनंद पूर्वक ऋग्वैदिक काल में रहते थे और उनमें कोई द्वेषता उस समय में नहीं थी। और परिवार में स्त्री को भी जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। उस समय में ऐसा नहीं है कि स्त्रियों की स्थिति खराब थी, उनको भी जो है धार्मिक अवसर प्रदान किया जाता था। पुरुष के समान जो है उनको भी अधिकार थे और स्त्री जो है घर की गृह स्वामिनी कहलाती थी। और ये माना जाता था कि जहाँ पर स्त्री का स्थान ऊंचा है, जहाँ पर स्त्री का सम्मान है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और अगर कोई व्यक्ति उस काल में यानी ऋग्वैदिक काल में अगर अपनी पत्नी को त्याग देता था तो उसके लिए भी कठोर सजा का प्रावधान था और उस सजा में उस व्यक्ति को पूरे नगर में, पूरे गांव में घुमाया जाता था और 7 घरों में उसे भीख मांगनी पड़ती थी, ये कहते हुए कि उसने अपनी पत्नी का त्याग किया है इसलिए मुझे भीख दो। तो इस प्रकार से अपमानित किया जाता था ऐसे व्यक्ति को। तो इससे ये जाहिर है कि उस समय स्त्रियों का स्थान जो रहा होगा वो ऊंचा रहा होगा निश्चित ही। तो इस प्रकार से स्त्रियों का स्थान उस ऋग्वैदिक काल में और उत्तर ऋग्वैदिक काल में हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियों का स्थान ऊंचा था। इसके अलावा एक उदाहरण आता है कि जो राजा जनक था उसके दरबार में गार्गी नाम की जो विदुषी महिला थी और उसने याज्ञवल्क्य के साथ में शास्त्रार्थ किया था। और इस शास्त्रार्थ से ये पता चलता है कि उस समय स्त्रियों को भी जो है शिक्षा दी जाती थी, वो भी विदुषी जो हैं विद्वान महिलाएं उस समय में थी, जिसमें अपन नाम ले सकते हैं अपाला हैं, घोषा है, इस प्रकार की कई विदुषी महिलाओं या स्त्रियों का जो है नाम हमें पढ़ने के लिए मिलता है ऋग्वैदिक काल में और उत्तर ऋग्वैदिक काल में। तो स्त्रियों का जो स्थान है वो उस समय सम्मान पूर्वक था। पर्दा प्रथा की बात करें
तो पर्दा प्रथा उस समय में नहीं थी, सती प्रथा भी उस समय में नहीं थी, और विवाह को एक उत्तम संस्कार उस समय में भी माना जाता था। तो वैदिक काल में जो विदुषी महिलाएं हुई, जिनमें घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियां हुई, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की, और ऐसी स्त्रियों का उल्लेख जो है हमें इस साहित्य में मिलता है। ऋग्वेद काल में स्त्रियों का स्थान है वो ऊंचा रहा और सम्मान की दृष्टि से उनको देखा गया। तो इस प्रकार से स्त्रियों का स्थान के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल और उत्तर ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों का स्थान सम्मानजनक रहा, और घर की जो है गृह स्वामिनी के रूप में स्त्री को देखा गया। हालांकि जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक रहा, लेकिन फिर भी स्त्रियों को पुरुषों के समान जो है अवसर दिए जाते थे। जो भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान किए जाते थे उनमें स्त्रियों को बैठाया जाता था, यज्ञ के समय उनको बैठाया जाता था। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि स्त्रियों को उस समय सम्मान मिला हुआ था। तो विवाह में बाल विवाह उस समय में नहीं होते थे, और विवाह तय करने का अधिकार पिता को था। पिता अपने बच्चों का जो है विवाह तय करता था, और उनकी जो संतान भी जो थी वो भी अपने पिता का कहना मानती थी। कहीं कहीं ये जो है स्वतंत्रता भी थी कि वह अपना जो पति है वो चुन सकती है, लेकिन ये जो है छूट बहुत ही कम देखने को मिलती है। केवल पिता ही जो है वो चुनाव करता था, ऐसा हम मान सकते हैं। तो बाल विवाह उस समय में नहीं होते थे, और विवाह एक उत्तम संस्कार माना जाता था, और इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि वैदिक समाज किस प्रकार का उस समय था। ऋग्वेदिक काल के बाद में जो उत्तर ऋग्वेदिक काल आता है उसमें थोड़ी सी जटिलता बढ़ जाती है समाज में, ये अवश्य है। लेकिन फिर भी वैदिक काल में जो वैदिक जो समाज है वो एक आदर्श प्रस्तुत करता है उस काल का, उस युग का, हम ये कह सकते हैं। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो उस समय दो वर्ण व्यवस्था थी, एक आर्य और एक अनार्य। एक ऐसे थे जो सुसंस्कृत थे या जो गोरे थे, और दूसरे जो हैं काले थे। उनमें शारीरिक बनावट का भी भेद था। जो आर्य थे उनकी नाक जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर थी, अनार्य थे उनकी नाक जो है बैठी हुई थी। इस प्रकार से शारीरिक संरचना में भी जो है उनका अंतर था। इसलिए उस समय आर्य और अनार्य थे, दोनों में इसलिए उस समय जो है द्वंद्व चलता रहता था। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि वैदिक समाज में जो है परिवार था, उसका जो मुखिया था वो पिता था, और उसके कर्तव्य और उसके जो अधिकार थे वो बटे हुए थे, और वह पूरी ईमानदारी के साथ में इनको जो है पूरा करता था। तो परिवार में जो संभालने का काम करता था वह पिता करता था, और वह सजा देने का भी अधिकार रखता था कि अगर सदस्य अगर उसका कहना नहीं माने तो वह सजा भी सुना सकता था। दूसरा, हमने ये बात भी कि परिवार का जो उस समय व्यवसाय था वो किस पर आधारित था। तो परिवार का जो व्यवसाय था वो कृषि, पशुपालन और उद्योग धंधे। उद्योग धंधों में जैसे बर्तन बनाने का काम है, तो इस प्रकार के उद्योग धंधे उस समय में थे। तो परिवार की जो आजीविका जो चलती थी, सदस्यों की जो आजीविका चलती थी वह कृषि के कार्यों से चलती थी,
खेती का कार्य करते थे वैदिक समाज के लोग, और पशुपालन का काम करते थे, और इसके साथ में उद्योग धंधे भी करते थे। तो इससे इनकी जो है जीविकोपार्जन चलता था। स्त्रियों के स्थान की हमने बात की कि इनका भी स्थान ऊंचा था, और पुरुष जो हैं मांगलिक कार्यों में या धार्मिक कार्यों में या अन्य अनुष्ठानों में स्त्रियों को जगह देता था, उनको सम्मान देता था। ये इस काल का एक अच्छा आदर्श माना जाता है। वैदिक काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, कन्याओं की शिक्षा का समुचित प्रबंध था, जिसके परिणाम स्वरूप ऋग्वैदिक काल में घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियां हुई, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की, और जिसमें गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ में शास्त्रार्थ भी किया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। धर्म सूत्रों में तो स्त्रियों के प्रति उदार रुख अपनाया गया है। उदाहरण वशिष्ठ धर्म सूत्र में लिखा है कि चाहे पत्नी दोषी हो, झगड़ालू हो या घर छोड़कर चली गई हो, उसके साथ उसे नहीं त्यागा जाना चाहिए, और अगर कोई पुरुष त्यागता है तो उसे कठोर सजा देने का प्रावधान भी समाज में था, और उसको 7 घरों में जाकर के भिक्षा भी मंगवाई जाती थी। ये उसे जो है अपमानित करके सजा सुनाने का काम किया जाता था। तो इस प्रकार से समाज में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो संतोषजनक कही जा सकती है। और जो विवाह उस समय में था, तो उस समय में विवाह चारित्रिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रख करके, और फिर जो माता पिता हैं वो तय करते थे, और बारात को जो है वधू के घर के लिए ले जाया जाता था। वहाँ पर भली भांति श्रृंगार किए हुए वधू विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए तैयार रहती हैं। इस अवसर पर बारातियों का आदर सत्कार किया जाता था। तत्पश्चात विवाह संस्कार प्रारंभ होता था। वर वधू का हाथ पकड़कर उसके साथ अग्नि की परिक्रमा करता। पाणी ग्रहण एवं अग्नि परिक्रमा के पश्चात वर वधू पति पत्नी बनते थे। ऋग्वैदिक काल में भाई बहन तथा पिता पुत्री में विवाह संबंध नहीं हो सकता था। उत्तर वैदिक काल में कुछ अन्य प्रतिबंध भी लगा दिए गए। तो इस प्रकार से ऋग्वैदिक काल में जो है बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, और जो विवाह जो होते थे वो समाज के लिए एक आदर्श जो है संस्कार थे, ये हम कह सकते हैं। पुनर्विवाह के संदर्भ में ये विश्वसनीय जानकारी नहीं मिलती है कि उस समय पुनर्विवाह या विधवा विवाह होते थे या नहीं होते थे। ये जानकारी जो है करना मुश्किल है, इसलिए इस विषय पर सही जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद में हमने बात की वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था में जो है आर्य और अनार्य थे, और आर्य स्वयं को संस्कारवान मानते थे, और अनार्य से जो है ये भेद करते थे। तो शारीरिक संरचना में भी अंतर था और संस्कारों में भी दोनों के बीच में अंतर था। तो इस प्रकार से आर्य और अनार्य जो हैं आपस में झगड़ा भी करते रहते थे। तो इस प्रकार से वैदिक समाज की संरचना की अगर हम बात करें तो उसमें जो परिवार हैं वो समाज की सबसे छोटी इकाई थी, और परिवार के जो सदस्य होते थे उनका एक मुखिया होता था, पिता या जो वृद्ध व्यक्ति था वह मुखिया होता था, और वही संपत्ति का जो है बंटवारा भी करता था। और इसके साथ में वह सभी सदस्यों का पालन पोषण करने के साथ साथ में उनको अनुशासित रखने का कार्य भी करता था। और परिवार की जो आय का जो स्रोत था वह कृषि था, पशुपालन था और उद्योग धंधे थे। इसके बाद में हमने बात की स्त्रियों का स्थान। तो स्त्रियों का स्थान भी उस समय जो है
अच्छा था, संतोषप्रद था। और हमें ये जानकारी मिलती है कि राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य के साथ में शास्त्रार्थ हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उस समय स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी, सम्मानजनक थी। और विवाह की बात करें तो बाल विवाह उस समय में नहीं होते थे, और विवाह जो है एक उत्तम संस्कार उस समय में था। तो इस प्रकार से हमने वैदिक समाज के बारे में आज बात की। आज हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आगे की वीडियो में हम वैदिक युग के अन्य टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।